जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में चैप्टर 11 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सॉरी चैप्टर 10 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें जो शेयर्स हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में, उनकी डिस्कशन हमने कर ली थी कि शेयर्स की कितनी टाइप्स हैं, उनके फीचर्स वगैरह क्या है। फिर इसके बाद जो दूसरा कॉमन सोर्स ऑफ फाइनेंस है डेट, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। हाफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस कर लिया था और रिमेनिंग हाफ हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए, चाहे शेयर्स में से पूछ लें, चाहे डेट वाले में से पूछ लें। कोई कंसेप्ट, कोई चीज़ समझ में ना आई हो पूछ लीजिए जी। देखिए असल में जो IPOs होते हैं ना, इसमें डायरेक्ट जनरल पब्लिक को भी शेयर इशू किए जा सकते हैं, लेकिन एक कंपनी जो होती है ना, वो डायरेक्ट जनरल पब्लिक को शेयर इशू करते हुए थोड़ा डरती है। एक तो ये कि उसमें प्रोसीजर बहुत से इन्वॉल्व होते हैं। कंपनी ये चाहती है कि वो पैसे इकट्ठे करके ना अपने मेन ऑपरेशन जो है उसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि शेयर्स को इशू करना, सर्टिफिकेट बनाना हर शेयर होल्डर के, ये मुश्किल काम है। करने को खुद भी कंपनी कर सकती है, ठीक है, लेकिन चूंकि टाइम कंज्यूमिंग काम है और कंपनी चाहती है अपनी कोर एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करे, तो इस तरह के काम फिर इन्वेस्टमेंट बैंक अपनी जिम्मेदारी ले लेता है। वो कंपनी को कहता है सर आपने 40 मिलियन शेयर इशू करने हैं, ठीक है ऐसा कीजिए, वो शेयर्स हमें इशू कर दीजिए, आगे हमारा अपना सारा मैकेनिज्म मौजूद है, हम वो जनरल पब्लिक को खुद शेयर इशू कर देंगे, आप हमारे साथ डील डन कीजिए कि 40 मिलियन शेयर जो है वो आप किस प्राइस पे आप देते हैं। तो हम इन्वेस्टमेंट बैंक को, ये जो इशूइंग हाउस है, इन्वेस्टमेंट बैंक को इशू कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक फिर आगे जनरल पब्लिक को इशू करेगा वो, ठीक है। अब वो जो सारे जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, वो इन्वेस्टमेंट बैंक जाके जनरल पब्लिक जाने वापस में, ठीक है जी। जी एक मिनट आप, ड्यूरेशन में जो रीपेमेंट का पॉइंट है उसमें यह है कि जो लोन आप उस ड्यूरेशन का हासिल करें जो आपके प्रोजेक्ट की लाइफ के साथ मैच करता हो। यानी अमूमी तौर पे जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, आपके ख्याल में लॉन्ग टर्म लोन लेने का मकसद क्या होता है बैंक से? किस लिए लॉन्ग टर्म? क्या लॉन्ग टर्म लोन इसलिए लिए जाते हैं कि अपनी रोजमर्रा की जरूरियात पूरी की जाए? नहीं, उसके लिए तो ओवरड्राफ्ट होता है। लॉन्ग टर्म लोन किस लिए होता है? कोई बड़ा प्रोजेक्ट फाइनेंस करना हो उसके लिए। तो फर्ज कीजिए जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी लाइफ है 5 साल, जरा गैस कीजिए हमें लोन कितनी पीरियड का लेना चाहिए? 5 साल, ताकि जो लोन का पीरियड और उस प्रोजेक्ट की लाइफ है वो मैच हो जाए। हम जैसे जैसे प्रोजेक्ट से हर साल कैश फ्लो हासिल करते रहें, वैसे वैसे उसकी रीपेमेंट करते रहें, और जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो साथ ही लोन की अमाउंट भी सेटल हो चुकी हो, ठीक है। ये हमारे लिए आसान रहेगा। लेकिन अगर प्रोजेक्ट की लाइफ डिफरेंट होगी और लोन की लाइफ डिफरेंट, फिर प्रॉब्लम होगी। जैसे प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है, लोन की लाइफ अगर 10 साल हो जाए, तो शुरू के 5 साल तो हम बहुत खुश होंगे कि चलो थोड़ा लोन वापस करना पड़ रहा है, प्रोजेक्ट में से पैसे बच रहे हैं, लेकिन आखिरी 5 साल में तंगी होगी, प्रोजेक्ट खत्म हो चुका होगा और लोन की किस्त अभी वापस करनी होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जैसे किस्तों के ऊपर 5 साल की किस्त, गाड़ी निकलवाई, 2 साल बाद वो चोरी हो गई। अब आखिरी 3 साल क्या होगा? गाड़ी तो आपके पास कोई नहीं है, उसकी किस्त दे रहे होंगे, उसको थोड़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। इसीलिए वो कह रहा है कि आपका जो लोन का पीरियड है और जो प्रोजेक्ट की लाइफ है वो मैच करने चाहिए। क्लियर मेरे भाई? और की क्वेश्चन? शाबाश। आपका रिडीमेबल और इरिडीमेबल ने बोला था। देखिए रिडीमेबल का मतलब होता है रिटर्नेबल। रिटर्नेबल कुछ जो आप कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है ना, शेयर या डिबेंचर्स, शेयर या डिबेंचर दोनों के लिए कंसेप्ट है रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल और इरिडीमेबल शेयर्स भी हो सकते हैं, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं। कुछ शेयर या डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जो रिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल का मतलब कंपनी ने आज इशू किया है ना, तो आप 3 साल 4 साल 5 साल के बाद वो कंपनी को वापस करके पैसे ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कंपनी कहती है इरिडीमेबल हो गए। इरिडीमेबल शेयर या डिबेंचर कौन से होते हैं? कंपनी कहती है एक दफा इशू कर दिया ना, अब ये फॉर लाइफ इशूड है, अब जब तक हम वाइंड अप नहीं होंगे ये आप हमसे वापस आके पैसे ले नहीं सकते। हाँ, आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड जो एग्री हुआ है वो मिलता रहेगा, आप वो एंजॉय करते रहे सारी उम्र। लेकिन अगर आप कहें कि जी मैं वापस करके अपनी ओरिजिनली इन्वेस्टेड जो मनी है वो रिटर्न लेना चाहता हूं, वो आपको नहीं मिलेगी इरिडीमेबल में, ठीक है जी।
इसका मतलब यूँ समझ लीजिए, इररिडीमेबल सिक्योरिटी में जो रिडेम्पशन वैल्यू है, जो टर्मिनल वैल्यू है, वो आपको रिकवर नहीं होगी, वो ज़ीरो आपके लिए है। हाँ, आपको हर साल इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता रहेगा। ठीक है जी, भाई ये बात समझ आ गई? और क्या क्वेश्चन? जीरो कूपन बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स या डिबेंचर्स होते हैं जिन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो होता है तो इन्वेस्टर इसको क्यों खरीदता है? डिस्काउंट पे। डिस्काउंट 100 रुपये का शेयर अगर आपको 60 रुपये, 100 रुपये का फर्ज कीजिए अगर डिबेंचर है, बॉन्ड है, जीरो कूपन बॉन्ड है ना, 100 रुपये का बॉन्ड आपको 60 रुपये में मिल रहा है, 3 साल बाद 100 रुपये पे रिडीम होगा। आप अगर आज 60 रुपये पे ले लेते हैं, 3 साल में आपको 1 रुपया भी इंटरेस्ट रिसीव ना हो, फिर भी आपको कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे हैंड में। क्यों? 100 रुपया मिलेगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट 60 की थी, मिलेगा 140 रुपये, ये आपका गेन हो जाएगा इस सारे पीरियड का। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 40 है तो डिवाइड बाय 3, हर साल समझ लीजिए तकरीबन 13 का इंटरेस्ट, 13% के लगभग। हालांकि ये कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं है, मैं सिंपल इंटरेस्ट रेट के कंसेप्ट के मुताबिक कह रहा हूँ कि 13% के लगभग आपको इंटरेस्ट रेट फिर भी मिल जाएगा। तो इसीलिए जीरो कूपन बॉन्ड होने के बावजूद भी लोग इस तरह के बॉन्ड्स को बाय कर लेते हैं। शर्त क्या है? डिस्काउंट अच्छा हो, ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल। और कोई क्वेश्चन? फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज, ये बेसिकली लॉ का कंसेप्ट है। फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज का मतलब ये है कि जब आप बैंक के पास कोई एसेट कोलैटरल या सिक्योरिटी के तौर पे रखवाते हैं तो एक तरह से गिरवी रखवा देते हैं, जिसे कहते हैं गिरवी कहते हैं। इसमें 2 तरह के चार्जेस आप क्रिएट करवा सकते हैं। फिक्स चार्ज का मतलब ये होता है कि आप नाम लेके बैंक को बताते हैं कि मेरे इस एसी के ऊपर, ये जो ग्री वाला एसी है फॉर एग्जांपल, ये 1.5 टन वाला, इसके ऊपर जो इस रूम में लगा हुआ है, इसके ऊपर आपका चार्ज क्रिएट हुआ है। ये फिक्स चार्ज होता है जिसमें स्पेसिफाई कर दिया जाता है कौन सा एसेट अंडर चार्ज है। जो फ्लोटिंग चार्ज होता है उसमें स्पेसिफिक एसेट मेंशन नहीं किया जाता, कैटेगरी ऑफ एसेट मेंशन की जाती है। जैसे उसमें कहा जाता है कि कॉलेज में जितने भी एसी है उन सब पे बैंक का चार्ज क्रिएट किया जाता है। इसमें फ़ायदा क्या होता है? इसमें फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही कोई नया एसी आप ख़रीदते हैं वो ऑटोमेटिकली अंडर चार्ज आ जाता है, क्योंकि आपने कौन सा एक का नाम लिखवाया हुआ है। और अगर कोई एसी बेचना चाहे तो भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सेल एंड परचेज इजीली हो जाती है फ्लोटिंग चार्ज में। फिक्स चार्ज में जिस एसेट को आपने मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट करवाया हुआ है वो बैंक की इजाज़त के बगैर आप नहीं बेच सकते। ठीक है, तो अब ये अपने अपने दोनों के प्लस माइनस है। ये 2 टाइप्स हैं, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। और कोई क्वेश्चन? जी जी, लिक्विडेटर, हाँ जी, लिक्विडेटर इन केस ऑफ नॉन पेमेंट। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो डेट्स होते हैं ना, बॉन्ड्स वगैरह, डेट्स, इनका एक बेनिफिट ये होता है शेयर्स की निस्बत कि अगर डेट की प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट ना की जाए या उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट ना की जाए तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके लिक्विडेटर को अपॉइंट करवा सकते हैं। लिक्विडेटर कंपनी को वाइंड अप करने के लिए अपॉइंट होता है। जब लिक्विडेटर अपॉइंट होता है तो वो फिर कंपनी के सारे एसेट्स वगैरह जितने भी हों बेच के लाइबिलिटीज़ को सेटल करता है। तो उस वक्त अगर हमारा इंटरेस्ट कोई पे नहीं कर रही थी कंपनी, या हमारे कोई लोन की अमाउंट पे नहीं कर रही थी, तो फिर वो हम लिक्विडेटर के ज़रिए से रिकवर करवा सकते हैं। लेकिन शेयर होल्डर्स, चाहे वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, वो लिक्विडेटर को अपॉइंट नहीं करवा सकते। ठीक है जी, उनको हो सकता है अगर पेमेंट नहीं हुई उनको सब्र करना पड़ेगा। हाँ, डेट वालों को पेमेंट नहीं हुई वो कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। रिडेम्पशन प्राइस ही आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करना है मैंने। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं जी? हायर रैंकिंग ऑफ पेमेंट का मतलब ये है कि कुछ डेट्स या अमाउंट्स ऐसी होती हैं जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है उनको पहले अमाउंट पे की जाती है।
प्रायर राइट या हायर रैंकिंग इसको बोलते हैं। जैसे प्रेफरेंस शेयर और ऑर्डिनरी शेयर को कंपेयर करें ना, तो जब कंपनी वाइंड अप होगी तो प्रेफरेंस शेयर का हायर रैंक है, यानी उनकी प्रेफरेंस है, उनको पहले पैसे पे किए जाएंगे और अगर बाद में पैसे बचे तो फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पे किए जाएंगे। जब कंपनी खत्म हो रही होगी, वाइंड अप हो रही होगी, पहले किसको पे करने हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। लेकिन अगर डेट्स भी हैं, लोन वगैरह भी है, तो पहले लोन, फिर प्रेफरेंस शेयर, फिर ऑर्डिनरी शेयर। जीरो कूपन बॉन्ड के एडवांटेजेस में लिखा हुआ है नो नीड टू रीपे कैश टिल मैच्योरिटी डेट। तो पहली चीज ये कि ये जो बेनिफिट लिखा हुआ है ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है कि कंपनी को हर साल इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी ने एक ही दफ़ा अमाउंट पे करनी है। कब? मैच्योरिटी डेट के ऊपर। ठीक है, तो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज लिखा है उसने। और की क्वेश्चन नहीं? चलिए यहां से आगे चले जीरो कूपन बॉन्ड से। नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू ऑफ ए डेट। अच्छा, इसके साथ लिख लीजिए, इसके साथ लिख लीजिए, देयर इज नो मार्केट वैल्यू ऑफ बैंक लोन, देयर इज नो मार्केट वैल्यू ऑफ बैंक लोन। ब्रैकेट में लिख लें रेफरेंस चैप्टर 11। देयर इज नो मार्केट वैल्यू ऑफ बैंक लोन भी एक डेट होता है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी हेडिंग पढ़ के मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ये हेडिंग्स पढ़ के आप ये समझ लें कि हर तरह के डेट की मार्केट वैल्यू होती है। नहीं, ये बात कर रहा है बॉन्ड्स की, डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू की। ठीक है, देयर इज नो मार्केट वैल्यू ऑफ बैंक लोन, या यूं कह लीजिए कि जो लोन की अमाउंट है वही उसकी मार्केट वैल्यू हुआ करेगी। चैप्टर 11, यानी ये कंसेप्ट चैप्टर 11 में यूज होगा। समझाया मैंने आपको अभी है, लेकिन यूज कहां होगा? चैप्टर 11 में। कौन सा कंसेप्ट? देयर इज नो मार्केट वैल्यू ऑफ बैंक लोन। शाबाश। तो इसका मतलब है यहाँ पे बैंक लोन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बॉन्ड या डिबेंचर की बात हो रही है। कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ ए डेट क्या है? किसी भी डेट, यहाँ पे डेट से मुराद क्या है? लोन। ये से मुराद डिबेंचर्स है, बैंक लोन नहीं है, डिबेंचर या बॉन्ड्स। मार्केट वैल्यू ऑफ ए डेट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट यूजिंग एन्युटी फार्मूला। एन्युटी फार्मूला आपको आता है? क्या होता है एन्युटी फार्मूला? R इंटू 1 माइनस 1 प्लस R पावर -1 माइनस N ओवर I। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एन्युटी का फार्मूला लगाएंगे, वो प्रेजेंट वैल्यू आएगी प्लस प्रेजेंट वैल्यू रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू क्या है? जो मैच्योरिटी पे उसकी प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगी। एक तो बॉन्ड की इंटरेस्ट की अमाउंट होती है ना हर साल, एक उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट रीपे होती है वो रिडेम्पशन वैल्यू कहलाती है। कुछ समझ आई बात की? अच्छा, अब नेक्स्ट चैप्टर में इसके बहुत से क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो अगर आपको समझ आ गया है तो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन करते ना जाएं, ताकि ये कंसेप्ट भी डिटेल में समझ आ जाए और आगे चल के भी हमारे लिए आसानी हो। यूँ समझ लीजिए बहाने से आप चैप्टर 11 का क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले बताएं कंसेप्ट क्लियर है? ये मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू, अच्छा ये मैं वापस नहीं आऊँगा फिर इसके ऊपर, इसको नोट करना है तो कर लें। क्वेश्चन स्टार्ट करें, और ये आपने करना है, मैं कैलकुलेटर अभी नहीं लेके आया साथ, मैं नहीं कर रहा क्वेश्चन, कर लेंगे क्या? आप ही नहीं लाए? चलिए कोई ना कोई लेके आएगा। क्वेश्चन 4, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी इसको देखिए, आप लोग भी देखिए, आपके पास 5 मिनट हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और इसका मैंने आपको हिंट दे दिया था। आंसर क्या लिखवाया था इसका? इसका आंसर मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था ना आपको, प्लस करके इक्वेशन वाला। वो क्या था आंसर? 108.98। ये इसका आंसर आना चाहिए 108.98।
और ये आएगा 31.80, ये इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू है जितने इंटरेस्ट हैं, और प्लस 77.18 ये आपकी रिडेम्पशन वैल्यू है। ठीक है, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए एक दफ़ा ये दिखा दीजिए, उसके बाद पास कर दीजिएगा। चलिए जी, कोशिश आप लोगों ने अच्छी की है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स एक गलती कर रहे हैं। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले इसको पढ़ लेते हैं। कह रहे कंपनी हैज़ इशूड 12% बॉन्ड। अब देखिए, पहले ट्राई मैंने आपको दी, मैंने अभी तक आपको कुछ भी नहीं समझाया हुआ था। आपने एक कैलकुलेशन भी कर ली, मेरे लिए वो भी बहुत है कि मेरे समझाए बगैर ही आपने कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, इसको डिस्कस करें। कंपनी हैज़ इशूड 12% बॉन्ड। याद रखें, जब कभी किसी भी सिक्योरिटी के साथ परसेंटेज लिखी हो ना, इसका मतलब ये है अगर वो बॉन्ड है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स है तो ये रेट ऑफ डिविडेंड है। पहली चीज तो ये नोट कर लीजिए। तो 12% बॉन्ड का मतलब क्या है कि इसके ऊपर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एग्रीड? अच्छा, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कंपनी ने ये इंटरेस्ट पे करना है, जहन में रखिएगा। ठीक है, आप जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल की कर रहे होते हैं कि कंपनी की? कंपनी की। कंपनी हैज इशूड 12% बॉन्ड, फेस वैल्यू ₹100। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू क्या होती है? जो बॉन्ड के ऊपर लिखी गई होती है। मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट में जिस वैल्यू पे सेल परचेज कर रहा होता है। क्या दोनों सेम नहीं होती? दोनों सेम नहीं होती, डिफरेंट रीजंस होती हैं इसके चेंज होने की। वो रीजन की अभी हम डिस्कशन नहीं करते। बहरहाल इतना ध्यान में रखें, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, अगर फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू डिफरेंट है, इंटरेस्ट किस अमाउंट पे पे होना है? फेस वैल्यू पे, पक्की बात है। तो ये 12% है, फेस वैल्यू 100 है, इसका मतलब है हर साल इंटरेस्ट की अमाउंट क्या होगी? 12। That are to be redeemed at a premium of 5% in 4 years time, जो कि रिडीम होंगे 4 साल बाद। ठीक है, इन 4 ईयर टाइम का मतलब क्या है? अच्छा, इसमें जो स्ट्रीम बनेगी ना, वो क्या बनेगी? सुन ले, वो बनेगी ईयर 1 के एंड पे 12, ईयर 2 के एंड पे मिलेंगे या कंपनी पे करेगी 12, ईयर 3 के एंड पे कंपनी पे करेगी 12, ईयर 4 के एंड पे कंपनी पे करेगी 12 प्लस 105। ये 105 कैसे कैलकुलेट हुआ? फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम ऑफ 5% का मतलब 5% 105। ये कैलकुलेशंस क्लियर है? यहाँ पे सिंपल फिगर्स हैं। एग्जाम में जब वो क्वेश्चन सेट कर रहा है ना, तो वो थोड़ी सी मुश्किल 250 की फिगर दे देगा, 7% दे देगा। तो कंसेप्ट वही है, कैलकुलेशन कर लेंगे। 5% प्रीमियम आ गया 105। ठीक है, अब हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप हर साल की प्रेजेंट वैल्यू लैदा कैलकुलेट कर लें, हर साल की। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम उस तरीके से कैलकुलेट करें तो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू, देखिए मार्केट वैल्यू का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू क्या होती है? उसके कैश फ्लोज की, ये लिखे असूल लिखे, असूल लिखे। वैसे तो किसी भी फाइनेंशियल एसेट में ये फार्मूला लगता है, लेकिन सिलेबस की हद तक सिर्फ लिखवा रहा हूं कि मार्केट वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से मुराद क्या है आपको पता है ना? शेयर या डिबेंचर। मार्केट वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटीज इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स कैश फ्लोज। मार्केट वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटीज, ब्रैकेट में चाहे लिख लें, चाहे वो शेयर्स हो या डिबेंचर्स हो। मार्केट वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स कैश फ्लोज। इसको आपने याद रखना है और बार बार दोहराते रहना है। तो इसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने। क्या होगी मार्केट वैल्यू? इसके कैश फ्लोज प्रेजेंट वैल्यू होगी। कैश फ्लोज क्या है? 4 साल के हैं। कितने साल के? पहले साल के क्या है? 12। दूसरे साल का 12। तीसरे साल का 12। फोर्थ ईयर का, यहां पे पहली मार खाई आपने। यहां पे इंटरेस्ट जो है वो टैक्स डिडक्टेबल होते हैं,
तो जो कंपनी की कॉस्ट होगी ना, जब आपने इसको कैश फ्लो में यूज करना है तो आपने इसको 12 यूज नहीं करना, बल्कि नेट ऑफ टैक्स यूज करना है। इसलिए कि कंपनी के असल जो आउटफ्लो है, जो असल पेमेंट है, वो 12 रुपीज नहीं है, क्योंकि 12 रुपीज इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है ना, बताया था। तो जो जितने भी इंटरेस्ट होते हैं उनकी जब नेट कॉस्ट कैलकुलेट होती है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो इस बॉन्ड की जो वैल्यू है, जो कैश फ्लो कंपनी पे कर रही होगी हर साल, वो 12 नहीं है। हालांकि बॉन्ड होल्डर को 12 पे कर रही होगी, लेकिन फिर इस 12 की पेमेंट को एक्सपेंस के तौर पे अपनी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर रही होगी, जिससे इसको 20% टैक्स डिडक्शन मिलेगी। समझ आ रही है बात की? तो जो इसकी नेट कॉस्ट है वो 12 नहीं है, 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 है, 9.6। ये थी गलती जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने की, 9.8। तो ये क्या बनेगा इसके कैश फ्लोज, या देखते जाइएगा, इज इक्वल टू 9.8 प्लस 9.6 है, 9.6 प्लस 9.6 प्लस 9.6 प्लस 9.6 प्लस ये ईयर 4 है ना, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट नहीं मिलना, इंटरेस्ट के साथ क्या मिला, मैच्योरिटी वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू वो कितनी है, 105। और अब इन सब की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंट रेट कौन सा है, ये जो कॉस्ट ऑफ डेट होता है ना, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, ये है ये डिस्काउंट रेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमेशा पोस्ट टैक्स रेट लेते हैं 8%। तो ये 8% क्या है असल में, कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट। तो ये होगा आपका डिवाइडेड बाय 1.08। अभी पहले सिर्फ देखते जाइए पहले, 1.08 पावर 1 डिवाइडेड बाय 1.08 पावर 2 डिवाइडेड बाय 1.08 पावर 3 डिवाइडेड बाय 1.08 पावर 4। लेकिन चूंकि इसमें एक कैश फ्लो स्ट्रीम कॉमन बन रहा है, इस तरीके से भी कैलकुलेशन करें आपका आंसर सेम आएगा, मार्केट वैल्यू सेम आएगी। लेकिन चूंकि ये आपका कैश फ्लो स्ट्रीम सेम बन रहा है हर साल का 9.6, तो ये एनएमटी के फार्मूला के जरिए से भी सॉल्व हो जाता है। उसके जरिए से कैलकुलेट करना चाहे उसके जरिए से कर ले। एनएमटी के जरिए से फार्मूला क्या होगा, ऐसे कोई एक स्टूडेंट हमें ऐसे कैलकुलेट करके दे दे, कोई कर सकता है ऐसे कैलकुलेट, हर एक को अलग-अलग। आपके लिए एफिशिएंट वे एनएमटी वाला ही होगा, लेकिन मैं साबित करना मतलब बताना चाहता हूं आपको ऐसे भी कैलकुलेट हो सकता है। क्या है फार्मूला, ये अमाउंट क्या आएगी, सिंपल अपने 9 वो जो कैलकुलेटर है उसके ऊपर की स्ट्रोक पंच करें, 108.97, वही है जो मैंने लिखवाई थी, 108.97। अब इसको एनएमटी के जरिए से सॉल्व करते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? एनएमटी के जरिए से जो सॉल्व करें, जो कि अमूमी तौर पे आपने एनएमटी के जरिए से करना है, फार्मूला क्या होता है, आर यानी 9.6, यही एनएमटी आएगी ना, 12 तो नहीं आएगी, नेट ऑफ टैक्स ही आएगी, कंपनी नेट ऑफ टैक्स ही पे कर रही है, आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस एन, यानी 1.08 पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.08। ठीक है, ये इसको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। ठीक है, लेकिन ये एनएमटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हुई है। अब इसके बाद एंड पे 105 डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट ही सॉल्व कर लिया, ये आदत बनी हुई है ना। अब कीजिए इसको सॉल्व, पहले इसको एनएमटी की वैल्यू क्या आई, 31.8 और प्लस ये 77.1
108 और ऐड करें तो 108.97। इसमें अहम चीज़ क्या थी याद रखने वाली कि जब आपने इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है, चूंकि इंटरेस्ट रेट टैक्स डिडक्टेबल है तो आपने नेट ऑफ टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करनी है। दूसरा, ये जो कॉस्ट ऑफ डेट है ये हमारा डिस्काउंट रेट होता है फाइनेंस में। कॉस्ट ऑफ डेट क्या है? डिस्काउंट रेट। और तीसरा असूल, किसी भी चीज़ की मार्केट वैल्यू क्या है या उसकी प्राइस भी कहते हैं, क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स कैश फ्लो। उससे फ्यूचर में जितना बेनिफिट होगा उसकी वैल्यू उतनी है, हर चीज़ की वैल्यू उतनी ही है जितना फ्यूचर में हमें उसे बेनिफिट होगा। इसमें कितने स्टूडेंट्स को ये पहले वाला मेथड जो है ये बेहतर लग रहा है? कितने स्टूडेंट्स को दूसरे वाला मेथड बेहतर? दूसरे वाला ज़्यादा। तो हम आइंदा कैलकुलेशन में ये दूसरे वाला मेथड ही ऑप्ट किया करेंगे। लेकिन याद रखिए ये उस वक्त यूज़ होगा जब एन्युटी का केस होगा, हर साल का कैश फ्लो सेम होगा। अगर हर साल का कैश फ्लो डिफरेंट है फिर ये फार्मूला नहीं लगेगा, फिर वो ऊपर वाला फार्मूला लगेगा। हर साल का कैश फ्लो डिफरेंट है तो फिर ऊपर वाला फार्मूला, और अगर हर साल का कैश फ्लो सेम है तो नीचे वाला एन्युटी। क्लियर? तो अब आपको मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना आगे किसी भी बॉन्ड की। अच्छा, अगर ये सारा केस सेम होता, फर्क सिर्फ ये होता कि 10% बॉन्ड्स की बजाय लिखा होता 10% प्रेफरेंस शेयर्स, बाकी सारा केस सेम होता, तो फिर टैक्स रेट यूज ना करते, फिर ग्रॉस अमाउंट 12 ही लेते, फिर उस सूरत में आपका आंसर ठीक होता जो जिन स्टोर से कैलकुलेट। क्यों? क्योंकि डिविडेंड की पेमेंट टैक्स डिडक्टेबल नहीं होती, उसकी पेमेंट पे के ऊपर कोई टैक्स का इफेक्ट या एडजस्टमेंट नहीं मिलती। क्लियर जी? ये समझ लीजिए आपने फाइनेंस का एक लेक्चर कर लिया है, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक लेक्चर समझिए आज हो गया, अगर आपको मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना आ गई। चलिए अब वापस चलते हैं हम। बाकी अब देखिए, अब दोबारा पढ़िए, अब देखिए क्या अब आपको इसकी समझ आ गई क्या कहना चाह रहा है? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट यूजिंग एन्युटी फार्मूला प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू ये 105 थी इस केस में। आगे चलते, हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड कहते हैं ऐसी चीज जिसमें 2 in 1 टाइप हो, ऐसी सिक्योरिटी जिसमें इक्विटी का एलिमेंट भी हो, बॉन्ड का एलिमेंट भी हो, डेट का एलिमेंट भी हो, इक्विटी का एलिमेंट भी हो। एक टिकट इक्विटी की इंजॉयमेंट भी, डेट की इंजॉयमेंट, उसे कहते हैं हाइब्रिड। इसकी 2 एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल है कन्वर्टिबल बॉन्ड। कन्वर्टिबल बॉन्ड कैसे होते हैं कि मैच्योरिटी डेट पे अगर आप चाहें तो उन्हें शेयर्स में कन्वर्ट करवा लें, ये कन्वर्टिबल बॉन्ड है कि नहीं? सारी जिंदगी गुजारी बॉन्ड की तरह और एंड में ऑप्शन क्या है? शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो बॉन्ड और शेयर्स दोनों की इंजॉयमेंट आगे क्या नहीं आगे, तो ये है हाइब्रिड। हाइब्रिड की एक एग्जांपल, हाइब्रिड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट व्हिच हैज फीचर्स ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी। कन्वर्टेबल बॉन्ड। और दूसरा वारंट। वारंट क्या होता है? ये कल मैंने आपको बताया था कि जैसे जो कूपन है उसके 2 हिस्से कर दिए जाते हैं, एक छोटा हिस्सा अलग इंटरेस्ट वाला और बड़ा हिस्सा अलग। कह रहा है वारंट इज ए बॉन्ड व्हिच गिव्स द होल्डर राइट टू बाय ऑर्डिनरी शेयर एट ए सेट प्राइस स्टॉक। अहम चीज ये है जिसकी वजह से इसे वारंट कहा है, स्टॉक पार्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉन्ड। यानी एक बॉन्ड वाला हिस्सा होगा जिसपे हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, और एक स्टॉक वाला हिस्सा होगा जो जिसके पास है वो उसके बदले में शेयर खरीद सकेगा। ठीक है? तो इसमें 2 हिस्से होते हैं। इसमें जो होल्डर है उसके पास ऑप्शन होती है, जरूरत पड़ने पे इनमें से कोई एक हिस्सा बेचना चाहे तो वो बेच सकता है, वरना नॉर्मली तो जो बॉन्ड्स होते हैं उसके ऊपर एक ही बॉन्ड के ऊपर दोनों चीजें होती हैं कि आपको हर साल 10% इंटरेस्ट मिलेगा और 5 साल के बाद आपको फिक्स्ड अमाउंट रिटर्न हो जाएगी। ऐसे ही है, नॉर्मली ऐसे ही होता है ना। आप उसको इंटरेस्ट वाले हिस्से को और प्रिंसिपल रीपेमेंट को अलग तो नहीं कर सकते। नॉर्मल डिवेंचर के केस में इकट्ठे एक सफे के ऊपर ही सारी स्टेटमेंट लिखी होती है, लेकिन इस केस में उसने क्या किया है, ये वारंट में क्या होता है कि जो स्टॉक कन्वर्टेबल इनटू स्टॉक वाली ऑप्शन होती है वो अलग दे दी जाती है, और जो इंटरेस्ट वाला राइट है वो अलग होता है, ताकि आप उनमें से कोई एक सेल करना चाहें जरूरत के वक्त
तो सेल कर सके। ये हाइब्रिड्स की दोनों एग्जांपल क्लियर हुई। कन्वर्टेबल बॉन्ड क्लियर। अच्छा चलिए, कन्वर्टेबल बॉन्ड भी आपका कॉस्ट ऑफ, इसके साथ स्टैटिक मार्क करें। मैं एक सवाल पूछता हूं, आपके पास ऑप्शन है, एक बॉन्ड है, ऑप्शन है 2 साल के बाद चाहे तो उसे 10% पे रिडीम करवा लें, 100 रुपये का है, 10% पे रिडीम करवा लें, चाहे उसके बदले में 3 ऑर्डिनरी शेयर बाय कर लें। क्या करेंगे? कितने स्टूडेंट्स 10% प्रीमियम पे उसको रिडीम कर लेंगे, और कितने स्टूडेंट्स कन्वर्ट करवाएंगे एक बॉन्ड को 3 ऑर्डिनरी शेयर्स में? ये डिपेंड करता है, गलत डिसीजन कर लिया आपने। डिपेंड करता है ये शेयर की प्राइस पे। अगर शेयर की प्राइस 10 रुपये हुई तो क्या 30 रुपये सही है? 3 शेयर लेंगे, उनकी वैल्यू 10 रुपये होगी, तो ये शेयर की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर शेयर्स की वैल्यू, जितने भी शेयर मिलेंगे उनकी वैल्यू 110 रुपये से ज्यादा है, 110 रुपये हमें वो रिडीम करवा रहा है, 110 रुपये से ज्यादा है, तो हमारे लिए बेहतर क्या है? हम उसे कन्वर्ट करवाएं शेयर में। और अगर शेयर की जो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो 110 से कम है, तो फिर हमें किसकी तरफ जाना है? रिडीम की तरफ। फिर हम रिडीम करवाएंगे। तो पास्ट पेपर में उसने 2 दफा क्वेश्चन ये पूछा है जिसमें वो कन्वर्टेबल बॉन्ड बताता है, फिर 3 साल के बाद कहता है कन्वर्ट होंगे, और 3 साल के बाद कहता है शेयर प्राइस ये होगी। रिडीमेबल भी है, रिडीम भी करवा सकते हैं, कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। बताइए क्या करवाएंगे? पहले रिडेम्पशन वैल्यू देखेंगे क्या है, फिर कन्वर्जन वैल्यू देखेंगे क्या है, कन्वर्ट करके कितनी मार्केट वैल्यू के शेयर्स आते हैं। दोनों में से जो लोअर होगी कि हायर होगी? हायर, क्योंकि बेनिफिशियल ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, वो हम लेंगे। जी ये कुछ क्लियर हुआ आपको कन्वर्टेबल बॉन्ड का? आगे कन्वर्टेबल बॉन्ड का यही प्रोसीजर बता रहा है। अच्छा, फिर है कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू क्या है कि जब किसी बॉन्ड को शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी? जब किसी बॉन्ड को कन्वर्जन वैल्यू इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर इनटू कन्वर्जन रेशो। एक बॉन्ड के बदले में 3 शेयर्स मिले तो कन्वर्जन रेशो क्या होगी? 3। अब आप उसे आज की शेयर प्राइस के साथ कंपेयर कर लें, आपको पता चल जाएगा कि वो जो आपके पास ऑप्शन है उसकी आज की क्या वैल्यू है। जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है उसकी आज की क्या वैल्यू? कैलकुलेशन समझ आ रही है? कन्वर्जन वैल्यू कि जितने शेयर्स में कन्वर्ट होना है उसने, उनकी आज की मार्केट वैल्यू क्या है? कौन सी? फर्ज कीजिए कि आज शेयर प्राइस है 30 और एक बॉन्ड के बदले में 4 शेयर्स मिलेंगे। कन्वर्जन वैल्यू कितनी है? 4 मिलेंगे, 30 वैल्यू है, 4 मिलेंगे 120। लेकिन मार्केट में अगर डिमांड ज्यादा है ना तो आपको ये 120 का नहीं मिलेगा, प्रीमियम पे मिलेगा, 130-40 पे मिलेगा। नहीं समझ आ रही बात की? हाँ जी, शेयर नहीं, ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड देखें, आपके पास एक बॉन्ड है, कन्वर्ट करवा सकते हैं आप उसे 3 साल के बाद, और एक बॉन्ड 4 शेयर्स में कन्वर्ट होगा। एग्रीड? आज शेयर की वैल्यू 30 रुपये है, तो आज के दिन कन्वर्जन वैल्यू कितनी हुई? 30 × 4 बिल्कुल 120 हुई, 120 हुई। ठीक है, अब अगर तो आपको ये 120 में ही मिल जाता है बॉन्ड, असूली तौर पे 120 में मिलना चाहिए, लेकिन अगर कोई पर्सन कहता है नहीं मैं 120 नहीं 130 में बेचूंगा,
तो वो जो 10 रुपये आपने ऊपर दिए ये प्रीमियम कहलाता है। ये कंसेप्ट बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप कोई बिजनेस जब बाय करने लगते हैं ना तो उसके एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू लगवाते हैं। तो जब वैल्यू लग जाती है, जैसे फर्ज कीजिए कि 70 मिलियन वैल्यू लग गई, तो जब आप उस पर्सन को पैसे देने लगते हैं वो कहता है मैं 80 मिलियन से 1 रुपया कम नहीं लूंगा, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो ना खरीदो। और वो जो डिफरेंस होता है 10 मिलियन वो गुडविल के तौर पर रिकॉर्ड होता है, याद है? ये जो कन्वर्जन प्रीमियम है ना, ये से वही गुडविल समझे कि आपके जो आज का बॉन्ड है ना, बॉन्ड, ये जब शेयर में कन्वर्ट होगा तो आज की प्राइस के मुताबिक इसकी वैल्यू कितनी है? 120। लेकिन अगर मार्केट में इससे ज्यादा चल रही है किसी भी वजह से तो वो आपका कन्वर्जन प्रीमियम होगा। इसे आपने गुडविल के साथ मैच करना है, फिर समझ आएगा। क्लियर हुई ये बात? कन्वर्जन वैल्यू क्या है? जो कि आज के दिन शेयर में कन्वर्ट हो जाए तो जो वैल्यू होगी शेयर्स की। कन्वर्जन वैल्यू क्या है? आज के दिन बॉन्ड शेयर में कन्वर्ट हो जाए तो जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू होगी वो कन्वर्जन वैल्यू है। और कन्वर्जन प्रीमियम क्या है? कन्वर्जन वैल्यू से ज्यादा जितनी अमाउंट आप पे कर रहे हैं वो कन्वर्जन प्रीमियम है। कन्वर्जन रेशो है एक बॉन्ड के बदले में कितने शेयर्स मिलेंगे, 1:4, तो 4 कन्वर्जन रेशो 4 हो जाएगी। एक बॉन्ड के बदले में 4 शेयर मिलेंगे तो कन्वर्जन रेशो 4 हो जाएगी। हाँ जी, 4:1 होगा, लेकिन यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है, अमाउंट कैलकुलेट करनी है। मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल, जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है उनकी मार्केट प्राइस किन चीजों पे डिपेंड करती है? अच्छा है ये वैसे कंसेप्ट, लेकिन पहले यहाँ पे चेक पॉइंट लगा के मुझे बताइए, आपको समझ आ रही है? जी, कन्वर्जन से कंपनी के शेयर्स की तादाद बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। अगर आप कन्वर्टेबल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जाहिर है कंपनी को आपसे बॉन्ड लेके उसके बदले में शेयर इश्यू करने पड़ेंगे, तादाद बढ़ती है। मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल, मार्केट प्राइस कन्वर्टेबल की मार्केट प्राइस जो है ये किन चीजों पे, फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सबसे पहला इंटरेस्ट रेट ऑन कन्वर्टेबल। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा स्टूडेंट इसको? ऑन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल बॉन्ड है ना, उसकी मार्केट में प्राइस कम ज्यादा होती रहती है, किस चीज पे डिपेंड करती है? इंटरेस्ट रेट। एक्सप्लेन करें कैसे? जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आपने बताना है कि जो मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल बढ़ेगी या कम होगी। पहला फैक्टर है इंटरेस्ट रेट ऑन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 10%, मार्केट में इंटरेस्ट रेट हो गया 12%, बॉन्ड की प्राइस कम होगी। और अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट 8% हो जाए, ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हैं? क्योंकि ये बॉन्ड मोर अट्रैक्टिव हो जाएगा। मार्केट में 8% है, ये 10% मिल रहा है इसके ऊपर इंटरेस्ट। फिर से सुन लें, एक बॉन्ड आपके पास है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। आपने मार्केट में जाके देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% चल रहा है मार्केट में, आपके लिए ये बॉन्ड मोर वैल्यूएबल है कि लेस वैल्यूएबल? मार्केट में 8% है ना, मार्केट में अगर यही पैसे आप लगाते हैं आपको 8% पे इंटरेस्ट मिलेगा, वही पैसे आप इस बॉन्ड में लगाते हैं तो 10% मिलेगा, तो ये मोर वैल्यूएबल है। इस सूरत में अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा हो ना तो फिक्स रेट बॉन्ड की वैल्यू बढ़ रही होती है, और अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा हो, 15% हो गया, आपके पास जो बॉन्ड है उसके ऊपर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, लेस अट्रैक्टिव हो गया। लेस अट्रैक्टिव हो गया तो प्राइस हो गया। मार्केट में भाई 15%, मार्केट में इतने पैसे लगाओ 15% इंटरेस्ट मिलता है, तुम्हारा बॉन्ड खरीदेंगे तो 10% मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कैसे बॉन्ड, मार्केट का इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं बॉन्ड की मार्केट वैल्यू क्या होगी। बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा होगा बॉन्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी।
और मार्केट का इंटरेस्ट रेट जितना कम होगा बॉन्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ये समझ आ रहा है पॉइंट? फिर इसके बाद मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल, दूसरा पॉइंट मार्केट रेट एक्सपेक्टेशन। लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है? एक तो ना करंट मार्केट रेट क्या है, दूसरा एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर लोग, ये केन्स ने रूल बताया था, अगर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट मार्केट के इंटरेस्ट, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आपके ख्याल में फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा कि कम करेगा? बढ़ाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉन्ड्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा? जो कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं कम हो जाएंगे, क्योंकि वो लो रेट के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, जबकि स्टेट बैंक रेट को बढ़ा चुका होगा। तो इसीलिए जो इंटरेस्ट रेट होते हैं ना, बॉन्ड का अपना भी और मार्केट का भी, ये दोनों बॉन्ड की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। मैच्योरिटी पीरियड जितना ज्यादा लेंथी उतना रिस्की, मैच्योरिटी पीरियड जितना हाई उतना ज्यादा रिस्की होता है, ठीक है। और जितना रिस्की होता है अब ये एक यील्ड कर्व का कंसेप्ट है, वो आपसे पूछ रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2 बॉन्ड इशू किए, एक का टेन्योर 1%, एक का टेन्योर 1 ईयर है, वो 8% पे है, दूसरे का टेन्योर 10 ईयर्स है, वो किस रेट पे होगा? नंबर 1 8%, नंबर 2 लेस देन 8%, नंबर 2 मोर देन 8%। शाबाश, अब आया लाइन पे। लो मोर देन 10% क्यों होगा? क्योंकि टेन्योर हायर है, हायर टेन्योर हायर रिस्क, हायर रिस्क है तो आपको इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए रेट देना पड़ेगा। और कन्वर्जन वैल्यू, कन्वर्जन वैल्यू जाहिर है जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड उतना वैल्यूएबल होगा। यहां तक की प्रॉब्लम। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? इन्वेस्टर्स के लिए बताए हैं, कंपनीज के लिए? पहले कौन सा पढ़ लें? इन्वेस्टर। पहला, इन्वेस्टर कैन गेट कंट्रोल ऑफ कंपनीज का मतलब क्या है? जब वो शेयर में कन्वर्ट करवा लेंगे तो उनके पास कंट्रोलिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स आ जाएंगे। इन्वेस्टर कैन इवैल्यूएट एंड चूज वेदर और नॉट टू गो फॉर कन्वर्जन। इन्वेस्टर्स इवैल्यूएट कर सकता है और चूज कर सकता है कि वो कन्वर्जन करे कि ना करे। वो उसकी कन्वर्जन वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा, रिडेम्पशन वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा। रिडेम्पशन में फायदा है तो रिडेम्पशन की तरफ से, कन्वर्जन में फायदा है तो अपना हिसाब किताब कर सकता है, उसके ऊपर लाजिम नहीं है वे। लेकिन जो कन्वर्टेबल शेयर नहीं होते, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स नहीं होते, उसमें उसकी मजबूरी होती है इन्वेस्टर की क्या, कि वो जैसा उसको बॉन्ड जो है उसी के मुताबिक ही होगा। क्लियर? तो यहां पे हमने क्या सीखा कि अगर इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होगी, कन्वर्ट भी करवा सकता है, रिडीम भी करवा सकता है, वो डिसीजन बाद में करेगा, कैलकुलेशन पहले करेगा। और मैंने दोनों कैलकुलेशन आपको बता दी, ऐसे आपने वो कैलकुलेट भी कर ली। इसकी अभी एप्लीकेशन मजीद आएगी, अभी तो मैं सिर्फ जुबानी कलामी करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको करवाया आज के लिए, वो भी काफ़ी है। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जाएंगे ना, उसमें ये कैलकुलेशंस आएंगे। फिर आपने पता है क्या करना है, कैलकुलेशन करके लोअर वाला सेलेक्ट करके उसके मुताबिक कैलकुलेशन सॉल्व कर देने। हालांकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ था कि उसके पास ऑप्शन है, चाहे रिडीम करवा ले, चाहे कन्वर्ट करवा ले, चाहे रिडीम करवा ले। और ये तो है, फिर चले एरर है, एक और बड़ा कमाल का एरर करते हैं। अब समझ रहे हैं ज़बानी, मेरी इस वक्त मजबूरी है, मैं क्वेश्चन आपके सामने रख के आपको नहीं कैलकुलेशन शो करवा सकता, लेकिन अगर आप विजुअलाइज कर सकते हैं ना, तो ज़रा मुझे बताइए, एक बॉन्ड है 4 साल के बाद कन्वर्ट भी हो सकता है, रिडीम भी हो सकता है, क्या करेंगे? डिपेंड। आप रिडेम्पशन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आप कन्वर्जन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दोनों में से जो हायर होगी, हमेशा हायर को सिलेक्ट करना है ना। अच्छा, जब कन्वर्जन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कन्वर्ट कब होना है?
जो शेयर की वैल्यू लेनी है, एग्जामिनर कमेंट्स में ये पॉइंट उसने हाईलाइट किया था, जो शेयर की वैल्यू लेनी है, कौन से शेयर की, जो कन्वर्ट होने, आज की वैल्यू लेनी है कि 4 साल बाद की? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी टर्मिनल वैल्यू की, ये टर्मिनल वैल्यू ही कैलकुलेट कर रहे हैं। लास्ट जब खत्म होगा बॉन्ड तो वैल्यू क्या लेनी है? घूम गए ना? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है 4 साल बाद वाली वैल्यू लेंगे? कितनों का ख्याल है आज वाली वैल्यू लेंगे? 4 साल बाद वाली वैल्यू लेंगे। अच्छा, हालांकि यहां पे जो उसने हमें कैलकुलेशन आज सेल परचेज हो रहा है ना प्रीमियम के लिए, वो उसने आज की प्राइस कहा था। लो नहीं नजर आ रहा आपको, मैं बताता हूं। ये कन्वर्जन करंट मार्केट प्राइस, ये आज का प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए ना, आज का प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए उसने ये फार्मूला दिया है। जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ जाएंगे ना, जिसमें 4 साल बाद इस बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है। 4 साल बाद इस बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी? जो उसकी टर्मिनल वैल्यू का हायर है, रिडेम्पशन वैल्यू का हायर है, या उसकी कन्वर्जन वैल्यू? कौन सी कन्वर्जन वैल्यू? आज की कि 4 साल बाद वाली? 4 साल बाद वाली। वो जब 4 साल बाद कन्वर्ट हो रहा होगा। यहां पे आज की वैल्यू क्यों ले? क्योंकि ये कन्वर्जन प्रीमियम आज कैलकुलेट हो रहा है। कन्वर्जन वैल्यू कन्वर्जन प्रीमियम में यूज होनी है, और कन्वर्जन प्रीमियम आज कैलकुलेट हो रहा है। नहीं समझ आया? कंफ्यूज हो गया सारा? सब कुछ गोली मार, कोई मसला ही नहीं। सिर्फ ये जहन में रखे कि आपको इतना पता है कि बॉन्ड कन्वर्टिबल होता है। कन्वर्टिबल का मतलब कन्वर्टिबल भी हो सकता है। अगर बॉन्ड कन्वर्टिबल है तो आपने उसे रिडीम करना है कि कन्वर्ट करवाना है शेयर में? ये डिपेंड करेगा, बस ये ज़हन में रखना है। दोनों में से जो फेवरेबल होगा सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? जी जी, पूछो पूछो पूछो। हाँ वो करेंगे, बिल्कुल प्रेजेंट वैल्यू भी निकलेगी, शाबाश। लेकिन वो उस क्वेश्चन में जब जाएंगे ना फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं इसलिए थोड़ा शुरू में घबरा रहा था कि मैंने कहा ज़बानी कलामी आपको कंसेप्ट बताना है, कैलकुलेशन सामने ना हो तो कंसेप्ट आसानी समझना है। ये आपको बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा। क्यों भला? क्यों भला? हालांकि ये भी वही कंसेप्ट है, दोनों कंसेप्ट में 1% डिफिकल्टी लेवल ऊंच नीच नहीं है, जो मैं अभी आपको कन्वर्जन का बता रहा हूँ। ये भी वही, फर्क सिर्फ क्या है कि ये मैंने आपके सामने डिस्प्ले करके समझाया है, वो मैं ज़बानी कलाम में समझा रहा हूँ। वो चैप्टर 11 में करना है, इसलिए मैं अभी ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ आपको लेके नहीं जाना चाह रहा। तो बताइए, कन्वर्जन वैल्यू समझ आ गई, कन्वर्जन प्रीमियम समझ आ गया। कन्वर्जन प्रीमियम कब कैलकुलेट हो रहा है? 4 साल बाद के आज? आज, ये जहन में रखना है, कन्वर्जन प्रीमियम आज। तो इससे वैल्यू भी आज की लेनी है। मार्केट प्राइस कन्वर्टिबल। अच्छा, अब एडवांटेजेस में थे पॉसिबिलिटी ऑफ हायर गेन इन लॉन्ग रन। भाई इन्वेस्टर को पॉसिबिलिटी ऑफ हायर गेन कन्वर्टिबल बॉन्ड में लॉन्ग रन में हायर गेन हो सकता है। कैसे? जब कन्वर्ट करवा लेगा तो प्रॉफिट के ऊपर मिलना शुरू हो जाएगा ना। जब कन्वर्ट करवा लेगा लॉन्ग रन में, शॉर्ट में नहीं करवा सकता। शॉर्ट में तो बॉन्ड ही चलेगा। 3 साल 4 साल 5 साल बाद शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, फिर आएगी पॉसिबिलिटी लॉन्ग रन की। नहीं परेशान लग रहे? समझ? शाबाश। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि डिविडेंड आफ्टर कन्वर्जन आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन कैलकुलेशन। हाँ, हम जब बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, तो जब कन्वर्जन हो जाती है ना तब तक रहते हैं, उसके बाद के डिविडेंड हम कंसीडर नहीं करते। कंपनीज के लिए क्या कन्वर्टिबल बॉन्ड का एडवांटेज है? सूटेबल व्हेन करंट शेयर प्राइस आर डिप्रेस्ड। सिंपल रूल, अगर आपने शेयर्स खरीदने हैं, इंडिविजुअल ने शेयर्स उस वक्त शेयर खरीदो जब मार्केट में शेयर प्राइसेस डाउन है। लेकिन अगर कंपनी ने शेयर इशू करने हैं, खबरदार
जिस वक्त प्राइस डाउन है उस वक्त इशू ना करना। क्यों? वो तो प्राइस गिरी पड़ी है, प्राइस पैसे ही नहीं मिलने कोई, तो उस वक्त फिर क्या करें? उस वक्त लोन ले ले, बॉन्ड इशू कीजिए, उस वक्त कन्वर्टिबल बॉन्ड इशू कर ले। उनसे कहे सर अभी अभी नहीं, 5 साल बाद आप शेयर में कन्वर्ट करवा लीजिएगा, ठीक है, 5 साल बाद प्राइसेस जरा ठीक हो चुकी होगी। इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। कंपनी का दूसरा एडवांटेज कन्वर्टिबल बॉन्ड का, कन्वर्टिबल बॉन्ड में जब तक जिंदगी है बॉन्ड की तब तक तो इंटरेस्ट के तौर पे चलेगा ना, वो तो एंड में जाके डिसाइड होगा इसने कन्वर्ट होना है कि नहीं, तो इसको तब तक 4-5 साल तक टैक्स का बेनिफिट मिलता रहेगा। फिक्स इंस्टेंट पेमेंट इंस्टेड ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की बजाय फिक्स इंटरेस्ट दे रहे होंगे। डिलेड इक्विटी, डिलेड इक्विटी का मतलब क्या है? फौरी तौर पे शेयर इशू करते हैं तो आपकी इक्विटी बढ़ जाती, इक्विटी बढ़ जाती तो अर्निंग पर शेयर फारग हो जाती। कैसे? नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो जाते। तो कहता है यहां से क्या किया इसने, इक्विटी को डिले कर, पैसे मिल गए, इक्विटी डिले, क्योंकि अब वो कन्वर्जन के ऊपर रिकॉर्ड होगी इक्विटी। ईपीएस नॉट रिड्यूस इमीडिएटली, ईपीएस फौरी तौर पे रिड्यूस, हाँ बाद में होगी। कब होगी? कन्वर्जन होगी जब। और कंपनी के लिए डिसएडवांटेजेस क्या है? रिडक्शन इन कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स का कंट्रोल क्यों कम हो जाएगा? नए शेयर होल्डर भी आ जाएंगे, हालांकि इमीडिएटली नहीं आएंगे, 4-5 साल बाद आएंगे, लेकिन आ तो जाएंगे। रिडक्शन इन ईपीएस ऑन कन्वर्जन, ईपीएस भी कम हो जाएगी, इमीडिएटली नहीं होगी, जब कन्वर्जन होगी होगी, लेकिन हो तो जाएगी। हाई गेयरिंग बिफोर कन्वर्जन, कन्वर्जन से पहले गेयरिंग रेशो हाई आया करे, क्योंकि कन्वर्टिबल बॉन्ड इसमें दोनों एलिमेंट है ना, डेट का भी इक्विटी का भी। जब तक ये 4-5 साल इसकी जिंदगी है चल रहा है, ये डेट में शामिल होगा, डेट इक्विटी रेशो कंपनी की पुअर होगी क्योंकि डेट ज्यादा है, समझ रहे हैं? डेट इक्विटी रेशो। लेकिन कन्वर्जन जब हो जाएगी, डेट इक्विटी रेशो इंप्रूव हो जाएगी, ईपीएस डाउन हो जाएगी। ये समझ आ? डिस्कशन थोड़ी सी टेक्निकल हो रही है आज, लेकिन समझ आ रही है आपको? चलिए, तो फिर मुझे एक दफा फिर से बताइए, ये कन्वर्जन प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है? फार्मूला क्या है? करंट मार्केट में जो प्राइस पे की और कन्वर्जन वैल्यू। जो कन्वर्जन वैल्यू है, ये कन्वर्जन प्रीमियम आज कैलकुलेट हो रहा है कि 4 साल बाद? तो इसमें जो शेयर की प्राइस लेनी है आज की लेनी है, मौजूदा वाली, ठीक है, वो प्राइस लेनी है। ये याद रखिएगा जी। जी कौन सा? हाई गेयरिंग बिफोर कम। हमने, हमारे शेयर्स हैं इस वक्त 100 मिलियन के, हमने 100 मिलियन का ही इशू किए बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड, वो 3 साल बाद कन्वर्ट होने हैं इक्विटी में। समझ आ गई? इस वक्त हमारा लोन कितना है बैलेंस शीट में? 100, तो इक्विटी कितनी है? 100। डेट इक्विटी रेशो क्या है? 1:1। ये तो जितनी इक्विटी उतना ही लोन हो गया। अब 3 साल बाद क्या होगा? ये लोन इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। लोन कितना हो गया? 0। इक्विटी कितनी हो गई? 200। तो इसका मतलब है शुरू में डेट का बर्डन आया, कन्वर्जन के बाद डेट का बर्डन कम हो गया। तो शुरू में डेट इक्विटी रेशो पुअर हुई, हाई गेयरिंग। हाई गेयरिंग का मतलब क्या है? लोन, डेट, शुरू के अरसे में लोन ज्यादा हुआ, लेकिन कन्वर्जन के बाद कम हो गया। तो लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो कन्वर्टेबल बॉन्ड शुरू इशू जब होता है तो सिचुएशन बैड है, और जब कन्वर्ट हो जाता है तो लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से, गेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कम हो जाता है। जब कन्वर्ट हो गया इक्विटी में तो लोन तो 0 हो गया, लेकिन अगर अर्निंग पर शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उलट है। अर्निंग पर शेयर कैसे कम? अर्निंग तो उतनी रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो गए। कि नंबर ऑफ शेयर कैसे ज्यादा हो गए? वो शेयर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर?
जी उससे अर्निंग तो आप शुरू से ले, अर्निंग तो पैसों से आ गई ना, पैसे तो आपने पहले ही ले लिए, जो बॉन्ड इशू किए पैसे तो पहले ही ले लिए, जब कन्वर्ट होंगे दोबारा पैसे थोड़ी मिलेंगे हमें भाई। ये ओवरड्राफ्ट एंड बैंक मैं तक ओवरबर्डन तो नहीं हो रहा, और अच्छा चले कोई बात नहीं, वो असल में हमने कैलकुलेशन की है ना क्वेश्चन की, उस वजह से आपको फील हो रहा होगा बहरहाल। लेकिन आज का सबसे अहम पॉइंट मुझे बताइए, दो ही पॉइंट अहम है, एक आपको मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना आ गई, खुदा का होगा ऐसा मार्केट वैल्यू अभी कैलकुलेट करते हैं, ये मैं नहीं छोड़ना आपको। अच्छा कन्वर्जन प्रीमियम कैलकुलेट करना आ गया, उसमें करंट शेयर प्राइस यूज करनी है, ये पता है ना, कन्वर्जन प्रीमियम करंट शेयर प्राइस, कन्वर्जन प्रीमियम करंट शेयर प्राइस। नहीं अब जरा ना एक क्वेश्चन और हो जाए, नहीं वो उन्होंने बोला है कि मार्केट वैल्यू का क्वेश्चन नहीं, उन्होंने कहा सर सही तरह समझ नहीं आई मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया आपने, ऐसा है ना। अच्छा चले ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है इतना काफ़ी है, वो फिर चैप्टर 11 में जब पहुंचेंगे फिर मैं आपको प्रैक्टिस करा लूँगा। लेकिन जो कुछ आपने सीखा है वो भूलना नहीं, खासतौर पे ये क्वेश्चन रिपीट कर लीजिएगा, चाहे एक दफ़ा घर जाके, एक दफ़ा ये आपकी होम असाइनमेंट में शामिल है, ये जो क्वेश्चन आपने किया है एक दफ़ा आपने इसको दोबारा करना है, ताकि मैं चाह रहा हूँ जब तक हम थोड़ा सा आपको एडिशनल कंसेप्ट साथ साथ दे रहा हूँ। अच्छा मुझे बताइए ऐसे चलता जाऊँ थोड़ा थोड़ा एडिशनल कंसेप्ट दे के, ताकि बाद में जब उन फ्यूचर के चैप्टर में पहुंचे तो आसानी हो जाए, कि बस जितना आसान है उतना ही रखें। ये थोड़ा सा इसमें फिर माइनस इसका ये इफेक्ट होता है कि करंट टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल लगने लग जाता है, लेकिन प्लस इसका ये होता है कि फ्यूचर का टॉपिक जब आप जाओगे ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो सर वही है जो कैलकुलेशन कर ली थी, ऐसे करते जाएं थोड़ा 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 हल्की आंच पे।